दोस्तों तो आज जो है ना, आज हमारा हिस्ट्री का मतलब चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो 2025 के लिए तैयारी हो रही है। ठीक है, और इसका डे नंबर 1 है आज। ठीक है, तो पहली क्लास से ही आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री का कितना नंबर, कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है, जो भी इसमें पढ़ाई होगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीजें। ठीक है, इसको आपको लिखना नहीं है, बस इसको हम समझा रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। क्या होता है कि जैसे आपके चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो उससे पहले हम समझते हैं यह कि जैसा कि हमारा पहला चैप्टर यूरोप के बारे में था, उसी प्रकार से दूसरा चैप्टर भी यूरोप के बारे में ही है। ठीक है, तो यूरोप में क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति होता है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति होता है, जिसके कारण क्या होता है, औद्योगिक क्रांति क्या होता है सबसे पहले समझिए। तो क्या होता है, औद्योगिक क्रांति वह होता है कि जिसमें मजदूर से काम नहीं लिया जाता है बल्कि मशीन से काम करवाया जाता है। ठीक है, मजदूर से काम नहीं करवाया जाता है बल्कि मशीन से काम करवाया जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति क्या है कि मजदूर से काम नहीं करवाया जाता है बल्कि मशीन से काम करवाया जाता है। ठीक है, तो वही है कि और मशीन से काम करवाने का फायदा क्या है कि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुआ। अब उत्पादन मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे सामान का निर्माण, जैसे आप कपड़ा होता है, जैसे कपड़ा क्या है, कपड़ा को क्या कहते हैं, जैसे हम कपड़े को सिलाई मशीन से, मशीन क्या है, सिलाई मशीन है जिससे हम सीते हैं, तो उससे क्या होता है, कम समय लगता है। लेकिन वही हम हाथ से सीते हैं तो क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। तो वही औद्योगिक क्रांति है कि मशीन से काम जब लिया जाने लगा ना, तो उत्पादन के क्षेत्र में, यानी कि जो सामान निर्माण होता था उसके क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब मशीन से काम लिया जाएगा तो क्या होगा, जो सामान का निर्माण होगा उसमें वृद्धि होगा, अधिक काम होगा, कम समय में क्या होगा, अधिक काम होगा। तो यही है कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ, जिसमें क्या होता था कि मजदूर से काम नहीं करवाया जाता था बल्कि मशीन से काम करवाया जाता था। अब ये जो 18वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ यूरोप में, मतलब जन्म लिया औद्योगिक क्रांति, उसके बाद क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति आने के बाद समाज 2 वर्गों में बढ़ गया। जो यूरोप का जो समाज था वो कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बढ़ गया। ठीक है, यूरोप क्या है, एक महादेश है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी देश है वहां पर क्या हुआ, 2 वर्गों में वहां का समाज बट गया। ठीक है, पहला हुआ पूंजीपति वर्ग और दूसरा हुआ श्रमिक वर्ग। एक बात हम आपको और बता दे रहे हैं कि जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुआ था वहां पर क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका स्वामित्व हो, निजी व्यक्ति का। निजी व्यक्ति कहने का है एक व्यक्ति का। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल अपने मर्जी से चलाएगा कि नहीं, जिसमें मतलब एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो क्या करता है, अपनी मर्जी से काम करता है। तो वही था कि औद्योगिक क्रांति जब 18वीं शताब्दी में आया यूरोप में, तो क्या था कि औद्योगिक क्रांति यूरोप में जब 18वीं शताब्दी में आया तो वहां पर कौन सा अर्थव्यवस्था था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था वहां पर। ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिस पर एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, एक व्यक्ति का जिस पर अधिकार होता है। मान लीजिए कोई खेत है तो उस पर एक व्यक्ति का अधिकार है। जैसा कि हमने आपको अर्थशास्त्र जब पढ़ाई हो रहा था, इकोनॉमिक, तो उसमें हम आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे कि पहला बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा बताए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा बताए थे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसमें प्राइवेट भी काम हो और सरकारी भी हो। जैसे भारत देश है तो भारत में सरकारी भी है और प्राइवेट भी स्कूल है। ठीक है, तो दोनों काम होता है भारत में। लेकिन वही अमेरिका जो देश है, अमेरिका में केवल पूंजीवादी, मतलब केवल वहां पर निजी व्यक्ति, एक एक व्यक्ति के हाथ में क्या कह सकते हैं उसको, शक्ति है। ठीक है, एक एक व्यक्ति के हाथ में वहां पर अधिकार है। ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, केवल प्राइवेट काम, लेकिन वही समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल सरकारी काम। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, रूस में है। तो वहां पर क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें वहां पर पूरा काम सरकारी ही है। तो वही होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है, औद्योगिक क्रांति के समय क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां पर था यूरोप के सभी देशों में। लेकिन तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जिस पर क्या हो, एक व्यक्ति का अधिकार हो। तो वही वहां पर था, जिसके कारण क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद वो तो था कि हाँ पूंजीवादी वहां पर अर्थव्यवस्था था, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति के आने के बाद समाज 2 वर्गों में बढ़ गया। जो समाज था वो 2 वर्गों में बढ़ गया। ठीक है, जैसा कि पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग क्या होता था, तो उसमें क्या था, पूंजीपति वर्ग के हाथ में, वहां पर यूरोप के देशों में पूंजीपति वर्ग के वर्ग का जो था ना, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उनके हाथ में शक्ति था। और वो क्या करते थे, श्रमिक वर्ग के लोगों का शोषण करते थे। क्या करते थे, पूंजीपति वर्ग के लोग श्रमिक वर्ग के लोगों का शोषण करते थे, मतलब अधिक काम करवाते थे, पैसा कम देते थे। अब इसके कारण क्या हुआ कि श्रमिक वर्ग के लोगों को गुस्सा आ गया, जिसके कारण ये कर दिए क्रांति।
मतलब जिसके कारण ये क्रांति कर दिए। तो क्रांति होने के बाद इन लोगों ने क्या सोचा, क्रांति से पहले इन लोगों ने सोचा कि जैसा कि यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या हुआ, वहां पर जैसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति अधिकार होता है, तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो उसी प्रकार से होता था कि ये जैसा चाहता था पूंजीपति वर्ग के लोग वैसा ही करता था श्रमिक वर्ग के साथ। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर पूंजीपति वर्ग में ऐसे हो रहा है तो समाजवादी वर्ग आएगा, जैसे सरकार के हाथ में पूरा शक्ति रहेगा, पूरा अधिकार रहेगा, तो शायद वो कहीं हमें अच्छा से मतलब अधिकार दिलाएगा। तो इन लोगों ने क्रांति किया और उसमें क्या इन लोगों ने मांग किया कि हमको समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले। तो श्रमिक वर्ग के लोगों का यही मांग था, तो यह मांग पूरा हुआ। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम अपने मुद्दा पर चलते हैं। ठीक है, वो तो एक हम पिक्चर बताए थे, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ से हम लोगों के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो परिभाषा के अनुसार वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस पर क्या हो, एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका एक देश है और जापान भी ऐसा देश है कि जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब केवल सारे चीज प्राइवेट, वहां पर क्या है, सारी चीज प्राइवेट है, तो वही होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि औद्योगिक क्रांति के बाद आया, लेकिन श्रमिक वर्ग के लोगों का क्या मांगता, समाजवादी अर्थव्यवस्था आना चाहिए जिसमें सरकार का स्वामित्व हो, ठीक है, अधिकार हो। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था आया, फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था आया। तो इसमें क्या होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, रूस देश है। ठीक है, तो रूस ऐसा देश है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, मतलब सरकार के पास अधिकार होता है। ठीक है, कि सरकार अच्छे से सभी लोगों का देखभाल करे अपना। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारे अधिकार सरकार के पास होता है। तो इससे क्या हुआ, इससे भी जो श्रमिक वर्ग या फिर जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, तो उन लोग संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, उन लोगों ने क्रांति करके समाजवाद को तो लाया, लेकिन इससे भी वो असंतुष्ट रहे। क्यों इसलिए क्योंकि आज भी आप देखते हैं जैसे स्पेशली हम भारत देश की बात कर रहे हैं कि आज भी आप देखते हैं कि जैसे सरकारी कोई नौकरी है जो कि सभी लोगों को नहीं मिलता है, मतलब जो नौकरी है वो सभी लोगों को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, समाजवाद में सबका समान अधिकार नहीं मिला है, सबको समान रूप से नहीं देखा जा रहा है। समाजवाद में भी किसी को मिल रहा है नौकरी, किसी को नहीं मिल रहा है, कोई पढ़ रहा है अच्छे स्कूल में, कोई नहीं पढ़ रहा है रुपया के कारण, मतलब सबको समान रूप से अधिकार नहीं है। जिसके पास रुपया है वो पढ़ रहा है, जिसके पास रुपया नहीं है वो नहीं पढ़ रहा है। तो इससे भी वो लोग क्या हुए, असंतुष्ट हुए, श्रमिक वर्ग लोग। ठीक है, तो इसके बाद उन लोगों ने एक और मांग की है जिसका नाम है साम्यवाद। ठीक है, तो चलिए साम्यवाद के बारे में जानते हैं। तो अगला है आपके पास आगे आ गया साम्यवाद। तो परिभाषा के अनुसार वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है उसे साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, समाजवाद में जिसपे सरकार का अधिकार हो, लेकिन इसमें है साम्यवाद जिसमें सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, साम्यवाद जिसमें क्या हो, समाज के सभी वर्ग के लोगों को पूरा अधिकार दिया गया, समान रूप से देखा जाता था। कैसे देखा जाता था, जैसे कि कोई भी बच्चा को ऊंच और नीच नहीं देखा जाएगा, रुपया के दृष्टि से नहीं, बल्कि सबको एक ही स्कूल में पढ़ाना है, सबको नौकरी देना है। ठीक है, नौकरी नहीं तो उसको क्या करना है, रोजगार देना है सबको। ठीक है, तो उसमें साम्यवाद में क्या होता था, सबको समान रूप से देखा जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जो रिक्शा चला रहा है उसका जो बेटा या बेटी है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास नौकरी है उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसा उसमें नहीं था साम्यवाद में। ऐसा क्या होता है, समाजवाद में होता है, लेकिन साम्यवाद में ऐसा था कि सबका एक ही स्कूल में पढ़ाई हो। ठीक है, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का। ठीक है, तो ये था साम्यवाद। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला है कि औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में विभाजित हो गया। अभी देखिए वही चीज आ गया। ठीक है, वहां पर तो हम बताए थे ऐसे पिक्चर की दृष्टि से, जो कि आपको वो लिखना नहीं है, यहाँ से आपको लिखना है। जैसे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कहा लिखने के लिए, वहां से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज कितने वर्गों में बढ़ गया, बल्कि दो वर्गों में बढ़ गया। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग। ये पूंजीपति वर्ग क्या करते थे, श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे। ठीक है, पूंजीपति वर्ग कहने का अर्थ है जो बड़े लोग थे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो दो वर्गों में विभाजित किया गया था, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है,
उसके बाद है कि समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन थे। इससे पहले हम आपसे एक चीज पूछ ले रहे हैं कि आपको जो हमने आपको बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसमें से आपको कौन सा पसंद है। देखिए मुझे तो पसंद है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। यदि आपको जो पसंद है थोड़ा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ से है कि समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन थे। समाजवाद के क्या प्रमुख विचारक कौन कौन थे, तो समाजवाद के प्रमुख विचारक निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित है। कहने का अर्थ है, इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है कि जो समाजवाद के जो प्रमुख जो विचारक, कहने का अर्थ है कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे उन लोगों को के अधिकार किसने दिलाया, तो इन लोगों ने अधिकार दिलाए थे, ठीक है। तो वही है कि समाजवाद के प्रमुख विचारक जो मेन व्यक्ति थे जो अधिकार दिलाए थे उन लोगों का नाम है कि प्रमुख विचारक। मतलब श्रमिक लोग के बारे में कौन सोचता था, विचार कौन करता था, उनको अधिकार कौन दिलाता था। तो वही है कि पहला नाम है सेंट साइमन, दूसरा है फेरियर, तीसरा है लुई ब्लॉ, चौथा है रॉबर्ट ओवन, पांचवा है क्या कार्ल मार्क्स और सिक्स्थ है कि एंगल्स, ठीक है। तो ये 6 व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि समाजवाद के प्रमुख विचारक थे, जो कि ये इस देश के नहीं है, इसीलिए इन लोगों का नाम थोड़ा आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे है कि जो आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया गया। जो कि आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में, 2 चरणों में किया गया, जिसमें पहला है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। हमने आपको जो 6 व्यक्ति के नाम बताए उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि यूटोपियन समाजवाद में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वैज्ञानिक समाजवाद में आते हैं, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आधुनिक मतलब मॉडर्न जो युग है, इसमें जो समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में किया गया, 2 चरणों में किया गया, जिसमें पहला है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। तो पहला क्या है, यूटोपियन समाजवाद, जिसका यहाँ पर परिभाषा दिया गया कि जो कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। हमने आपको जो 6 व्यक्ति का नाम बताया उसमें से एक में मार्क्स लिखा गया था या फिर कार्ल मार्क्स होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, उन 6 व्यक्ति में मेन व्यक्ति यही थे, कार्ल मार्क्स। इन्हीं के जन्म से यह लगाया गया कि इनसे जो पूर्व यानी कि इनसे जो पहले समाजवाद मतलब के सुधारक व्यक्ति थे, जो समाजवाद के क्या थे, सुधारक व्यक्ति थे, उनको यूरोपियन लिखा गया है, यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, ठीक है। क्या यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया कि कार्ल मार्क्स से जो पहले के प्रमुख विचारक थे समाज के, उनको हम क्या कहेंगे, यूटोपियन समाजवाद कहेंगे, जबकि इनके बाद के मतलब कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, जबकि इनके जन्म से पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा गया है, ये तो दोनों का परिभाषा हो गया कि कार्ल मार्क्स उनमें से क्या थे, मेन व्यक्ति थे, सबसे मेन, जो कि सबसे अधिक सोचते थे, क्या करते थे, समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, ठीक है। श्रमिक वर्ग के लोगों के बारे में सबसे अधिक सोचते थे, इसीलिए परिभाषा के अनुसार बताया गया कि उनसे पहले के जो समाजवादी थे उनको क्या कहा गया, यूटोपियन समाजवाद, जबकि उनके बाद के जो समाजवादी है वो वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि जो प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, उनमें से जो 6 व्यक्ति का हमने आपको नाम बताया, उनमें से प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, मतलब यूटोपियन कहने का क्या अर्थ है, जो कार्ल मार्क्स से जो पहले के समाजवादी थे। तो उन पहला नाम है सेंट साइमन, फेरियर, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट ओवन। ये 4 व्यक्ति ऐसे थे, 1 2 3 4, ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो क्या थे, प्रमुख यूटोपियन मतलब यूटोपियन समाजवादी थे, मतलब जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, श्रमिक वर्ग को उतना अधिकार नहीं दिला पाए, क्योंकि यह लोग केवल कहते थे, बोलते थे, कुछ बोलते थे, लेकिन ये लोग वहां पर फैक्ट्री में जाकर उतना अच्छे से मतलब अधिकार दिलाने में उतना सहयोग नहीं किए श्रमिक लोगों को। इसलिए ये लोग क्या हुए, ये लोग यूटोपियन समाजवादी कहलाए, और वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स और एक एंगल्स आपको नाम बताए हैं, वो वैज्ञानिक समाजवाद कहलाए, ठीक है। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं ये क्या है, कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी हैं, जिन्हें हम यूटोपियन समाजवादी के नाम से जाना जाता है, और जो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी हैं वो तो खुद कार्ल मार्क्स हैं, और फिर क्या है, एंगल्स हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे है जो कार्ल मार्क्स के बारे में हम जानते हैं, जो कि परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है, ठीक। तो सबसे पहला है कि इनका जो 1818 में इनका जन्म हुआ, 1883 तक इनका शायद 1883 में इनका निधन हुआ, ठीक है। तो इनके बीच में क्या क्या हुआ उन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के, यहाँ पर ट्रियर गलत है, नीचे में हुआ, ठीक है, ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 को। कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी देश में हुआ था, जो कि राइन प्रांत के कहाँ, ट्रियर नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था, ट्रियर नगर में हुआ था। और किस परिवार में, तो यहूदी परिवार में हुआ था, ठीक है। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है।
कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था, जो कि राइन प्रांत के ट्रियर नगर था जिसमें हुआ था। और किस परिवार में? तो यहूदी परिवार में हुआ था। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। इनके पिता का नाम क्या है? हेनरिक मार्क्स नाम है इनके पिता का, और जो कि ये क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे? वकील थे, जिनका नाम था हेनरिक मार्क्स। ठीक, अगला है कि कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय यानी कि 1836 ईस्वी में विधि की शिक्षा ग्रहण की। किन किन विश्वविद्यालय से? तो बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से कार्ल मार्क्स ने विधि की शिक्षा ग्रहण की। विधि की शिक्षा कहने का है कानून की शिक्षा। इन दोनों विश्वविद्यालय से क्या किए? विधि की शिक्षा यानी कि कानून की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, 2 विश्वविद्यालय, जिसके में पहला का नाम है बोन विश्वविद्यालय और दूसरा का नाम है बर्लिन विश्वविद्यालय। और कब विधि की शिक्षा ग्रहण की? तो 1836 में किए। ठीक है, कानून की शिक्षा यानी कि विधि की शिक्षा। ठीक, उसके अगले स्लाइड में, अगले पेज में है कि 1843 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? अपना जो बचपन का जो एक मित्र थे इनकी, जो कि कहीं शायद स्कूल में के होंगे या फिर कॉलेज के, उनसे इन्होंने क्या किया? विवाह कर लिया 1843 में। ठीक है, और विवाह करने के बाद 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगेल्स से हुई। ठीक है, कार्ल मार्क्स की मित्रता किससे हुई? एंगेल्स से हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हाँ, कार्ल मार्क्स का जो 1843 में इनका शादी हो गया, जो कि और 1844 में क्या हुआ? 1844 में इनका एक मित्र, जो कि जिनका नाम है एंगेल्स, उनसे हुई। ठीक है, इनका मित्रता किससे हुआ? तो एंगेल्स से हुआ। ठीक है, उसके बाद है कि मार्क्स और एंगेल्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मतलब यहाँ पर तो इनका मित्रता हुआ 1844 में। उसके बाद ये दोनों तो समाजवादी थे, मतलब ठीक है, सुधार करने वाले समाजवादी सुधारक व्यक्ति थे दोनों। तो उसमें उसके बाद है कि मार्क्स और एंगेल्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स कहने का था कि कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ये दोनों दोस्त मिलकर क्या किया? 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए। साम्यवादी घोषणा पत्र में क्या था कि क्या क्या होना चाहिए जो साम्यवादी घोषणा पत्र लागू होगा। साम्यवादी के बारे में हमने आपको बताया ना कि जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अधिकार हो। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जब वहां पर लागू किया जाएगा तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, यही था साम्यवादी घोषणा पत्र, जिनका प्रकाशित कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों मिलकर। ठीक है, कब किए? तो 1848 में किए। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र को। ठीक, आगे है कि कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। हमने अभी आपको बताया कि एक था यूटोपियन समाजवाद और एक था वैज्ञानिक मतलब आधुनिक समाजवाद। ठीक है, जिसे तो इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे वो 1867 में क्या किए? दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि दास कैपिटल की रचना कब हुआ था? तो 1867 में। और समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को ही हम कहते हैं बाइबिल। ठीक है, तो ये रहा कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, 1818 से 1883 तक के पूरे इनका जो जीवनी था वो सभी के बारे में। ठीक है, उसके आगे है कि इन्होंने क्या किया कि इतिहास का 6 चरण दिया, यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण है। पहला चरण का नाम है कितने चरण है? 6 चरण का पहला चरण का नाम है आदिम साम्यवादी। आदिम साम्यवादी में क्या होता था? जैसे साम्यवादी युग था उसमें क्या होता था? आदिम साम्यवादी जैसा ही होता था। जैसे आदि मानव, आप नाम सुने होंगे, जो आदि मानव थे उन लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता था। ठीक है, वो लोग किसी से अपना भेदभाव नहीं, सबको समान अधिकार से। तो उसमें आदिम साम्यवादी युग था सबसे पहले। इतिहास के 6 चरण में पहला चरण का नाम है आदिम साम्यवादी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको समान रूप से देखा जाता था। दूसरा है कि दास्ता का युग। अब दास्ता का युग मतलब गुलामी का युग। दास्ता मतलब होता है गुलामी। इसमें क्या होता था? गुलामी का युग, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उसमें वो लोग क्या करते थे? मजदूर वर्ग के लोगों का शोषण करते थे। ठीक है, जैसा कि पूंजीपति वर्ग में होता है। तीसरा में है कि सामंती युग। सामंती युग में भी बड़े लोग क्या करते थे? छोटे लोग को सताते थे। मतलब कहने का अर्थ है इसी की जैसा इसमें भी होता था, सामंती युग में भी। फिर उसके बाद है पूंजीपति वर्ग। अब पूंजीपति युग में भी वही होता है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे वो श्रमिक वर्ग के लोगों का शोषण करते थे। मतलब कहने का अर्थ है ये तीनों एक ही जैसा था। ठीक है, उसके बाद है कि समाजवादी युग। समाजवादी युग में क्या होता था? भले ही सरकार के पास स्वामित्व होता था, लेकिन फिर भी सभी लोगों का एक जैसा नहीं देखा जाता था, तो इसको भी हटाया गया। फिर उसके बाद साम्यवादी युग। उसके बाद क्या आया? साम्यवादी युग आया। ठीक है, तो साम्यवादी युग में तो सभी लोगों को समान रूप से अधिकार था। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पहले था ना वही लास्ट में फिर आ गया। ठीक है, वही आ गया है साम्यवादी युग।
तो कार्ल मार्क्स के अनुसार यदि पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के कितने चरण हैं, तो 6 चरण है, ठीक है। और 6 चरण है जिनका नाम यहाँ पर है आदिम साम्यवादी, दास्ता का युग, सामंती युग, पूंजीपति युग, समाजवादी युग, साम्यवादी युग, ठीक है। ये 6 क्या है, युग है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसका स्थापना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। या और 2 अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में ये सब है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स ने की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया था, जो कि 1864 में किए थे, ठीक है। उसके बाद है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया जिसका नाम है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया। एक कहे मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या कहे, सभी लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय संघ में यही हुआ कि कार्ल मार्क्स ने सभी मजदूर लोगों को बुलाए और उसमें कहें कि यदि आपको अधिकार नहीं मिलता है तो आपका कोई कर्तव्य नहीं है वहां पर काम करने का, और यदि आपको क्या कर रहे हैं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, और यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको यदि अधिकार नहीं मिल रहा है तो वहां पर कोई काम अधिकार नहीं है कि आपको काम करना है, ठीक है। तो यही है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, ठीक है। यदि अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपका कर्तव्य नहीं है काम वहां पर करने का, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या किए, कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया जिस नारा का है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। ये नारा दिया गया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में। और उसके बाद है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 में पेरिस में हुआ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ, 1889 में, जबकि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1864 में हुआ था, ठीक है। और ये द्वितीय कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या हुआ कि एक नारा दिए जिसका नाम है कि कर्तव्य अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं या कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, जो कि ये नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिए थे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। चलिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ देखते हैं, ठीक है। अगला है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का इसमें एक निर्णय लिया गया, ठीक है। वो तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसमें एक नारा दिया गया, ठीक है। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में मजदूर को बताया गया कि कुछ निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो 2 निर्णय लिया गया, जिसमें पहला निर्णय था कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ब्रुसेल्स में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, वहां पर मतलब बैठाया जाएगा। और दूसरा है कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किया गया कि पूरे देश में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि सभी लोग मनाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में ये 2 निर्णय लिया गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है, यदि आपको कहीं भी यदि डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और आज का इसमें क्लास से आप क्या सीखे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी इसका यदि PDF लेना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो